Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, improve daily, achieve greatly। तो प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी समझा था, जिसमें फर्स्ट स्टेज द प्रमोशन स्टेज हम समझ चुके थे। रेस्ट ऑफ द 2 स्टेजेस डिटेल में आज समझेंगे, प्लस एक पॉइंट और रह जाता है इस चैप्टर में, वो भी कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम कवर कर ले। So without any further delay, let's begin. ओके देखो, प्रमोशन स्टेज हम पढ़ चुके थे कि प्रमोटर कौन होते हैं, क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है। सेकेंड स्टेज होती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, या यूँ कहूँ कंपनी की बर्थ स्टेज, कि कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिस डेट को वो सर्टिफिकेट मिलता है वो डेट उस कंपनी की फॉर्मेशन या बर्थ डेट होती है। ठीक है, बर्थडे होता है उस दिन कंपनी का। तो कंपनी इज सेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है विच इज़ इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट द कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपकी यूपी में कोई कंपनी इस्टेब्लिश है तो वहाँ जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होगा वो इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इस सर्टिफिकेट तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है? तो देखो, सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं बेटा? देखो, तो सबसे पहले तो एक ड्यूली फिल्ड, मतलब इससे पहले हमने सारी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा an application for incorporation along with relevant documents is submitted to the रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROR नहीं ROC। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, क्या होता है कि एक एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उसे फिल करके उसके साथ सारी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के। अभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हैं? ये जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है ये कौन कौन सी है? तो देखो, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ड्यूली फिल्ड, साइंड एंड वेरीफाइड। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए एंड विटनेस्ड, ड्यूली फिल्ड, साइंड एंड विटनेस्ड। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा था? प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 डायरेक्टर्स ने इसको साइन किया हुआ होना चाहिए, 7 मेंबर्स ने, और प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स। ठीक है, साइन करेंगे। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के केस में भी देखो प्राइवेट कंपनी बनाती है, पब्लिक कंपनी के पास चॉइस है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 में टेबल F गिवन है, उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक कंपनी को चलाने के लिए जो रेलेवेंट प्रोसीजर, रूल और गाइडलाइंस है वो सब गिवन है। तो ये खुद का आर्टिकल बनाने की बजाय पब्लिक कंपनी उसे भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर इसके साथ अभी ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं वो करेगी, पब्लिश करेगी या बनाएगी। फिर पब्लिक कंपनी क्या करेगी? टेबल F बना रही है तो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस
समथिंग इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, लेट मी क्रॉस चेक। हाँ, तो ये क्या है, ये है आपका बेटा जी, हाँ, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इस नाम से डॉक्यूमेंट लगाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने वाले हैं इस कंपनी के, वो ये एक्सेप्ट करे कि हाँ हम इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने वाले हैं और सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स हम परचेज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो द एग्रीमेंट, ये रिटन होना चाहिए, ठीक है, रिटन कंसेंट होना चाहिए। फिर एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर आप रख रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर रख रहे हो, मैनेजर रख रहे हो, या कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी एक्सपर्ट आप रख रहे हो, तो उसके साथ आपने अगर कोई एग्रीमेंट, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगा, तो वो भी आपको दिखाना है, वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है। उसके बाद फिफ्थ, अ नोटिस, नोटिस ऑफ व्हाट, अ नोटिस ऑफ, देखो क्या लिखा है, a notice about the exact address of registered office, नोटिस किसका, exact address of registered office। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस अभी आपका डिसाइडेड नहीं है, तो उस केस में आप सिर्फ स्टेट मेंशन कर सकते हो, मेंशन स्टेट ओनली, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के विदिन 30 डेज आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेंशन करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। उसके बाद है देखो अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ लिख लेते हैं, a copy of name approval ऑफ कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है उसका नेम अप्रूवल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने किया होगा, उसकी भी कॉपी हमें यहाँ लगानी होती है। उसके बाद सेवंथ देखो, सेवंथ है अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन that all the relevant documents for incorporation are compiled and submitted, ठीक है, कि जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनकॉर्पोरेशन के लिए वो सारी हमारे पास है और हम सबमिट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फ़ी पेमेंट, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी पेमेंट की होगी उसका एविडेंस। ये 8 चीज़ें, ये 8 डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन के साथ सबमिट करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या होगा देखो, व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेज, सिंपल, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड issues a
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करता है, इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। मींस वो ये चेक करता है कि सारी डॉक्यूमेंट्स एज पर द गाइडलाइंस है या नहीं है। बस ऑथेंटिसिटी चेक करने का काम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का नहीं है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि जो पूछा गया है वो गिवन है कि नहीं है, दैट्स इट। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? लेट मी रेज दिस फर्स्ट। So what is the significance, or we can say the effect of certificate of incorporation? ठीक है, क्या इफेक्ट है? तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रिंग्स, या यूँ कहूँ इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस of a legal entity, evidence of a legal entity or a company, legal entity or formation, or we can say birth of a company। ठीक है, एक कंपनी की बर्थ का लीगल एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है। मींस अगर किसी भी कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है, दैट मीन्स उस डेट से वो कंपनी फॉर्म हो चुकी है, उस डेट से वो कंपनी वही गाइडलाइंस फॉलो करेगी जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर उस कंपनी को, अगर उसकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए था, बट क्योंकि अब हो चुका है तो अब उसको हम इल्लीगल नहीं बोल सकते या उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। Once certificate of incorporation is passed, it cannot be seized or it cannot be terminated। ठीक है, the company on the date of issue of the certificate of incorporation becomes a separate legal entity with perpetual succession। ठीक है, that means it can do contracts। ठीक है, it can enter into contracts on its name, it can sue other parties, it can do what a person can do। ठीक है, क्योंकि अब ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है। और if there was any error or illegal practice or document, but certificate of incorporation is issued, then there is no chance of the company getting closed or terminated। Only option is
going through the process of वाइंड अप। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है दैट मीन्स वो कंपनी फॉर्म हो चुकी है। अब अगर उस कंपनी में कुछ भी गलत था, ठीक है, या उसकी डॉक्यूमेंट में कोई पॉइंट ऐसा था जो रजिस्ट्रार ने मिस कर दिया और गलती से इनकॉर्पोरेशन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को आप क्लोज या टर्मिनेट नहीं कर सकते अनलेस आप वाइंड अप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बट यू हैव टू डू दैट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद देर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो। फर्स्ट, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय promoters with third party on behalf of company before incorporation। मतलब अभी कंपनी बनी भी नहीं है और जो प्रमोटर है उन्होंने सप्लायर्स डिसाइड कर लिए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जैसे ही मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी मैं क्या करूँगा, मैं आपसे ही रॉ मटेरियल खरीदूँगा, इतने का खरीदूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो हो गया आपका प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, और इसको एक नाम से और जानते हैं बेटा जी हम, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद एक और होता है आपका प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या है, तो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपका, ये है कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर commencement of business। मतलब इनकॉर्पोरेशन सपोज आज क्या डेट है आपकी, आज है आपकी 21 अगस्त को आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। ठीक है, तो आपने इसी दिन सप्लायर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि देखो मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, दैट मीन्स मेरी कंपनी फॉर्म हो चुकी है, बट मैं बिज़नेस इस शुभ मुहूर्त पे स्टार्ट करूँगा। तो एक काम करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उस टाइम पे आप मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर देना। ठीक है, सपोज़ वो शुभ मुहूर्त कुछ नहीं था, 4 सितंबर था सपोज़। ठीक है, तो 4 सितंबर को आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो और आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया, तो ये कौन सा होता है, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नोट करके लिखनी है, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स प्राइवेट कंपनी के केस में ना ये थर्ड स्टेज नहीं होती, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का उसको स्टेज फॉलो नहीं करना है। रीज़न बीइंग, प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक वगैरह से लोन लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सीधे सीधे। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेज है ये पब्लिक कंपनीज के लिए होती है। चलो उसे ही पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, कैपिटल सब्सक्रिप्शन।
कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक से मतलब हम लोगों से पैसे ले सकती हैं, ठीक है, हम लोगों से कैपिटल मंगवा सकती हैं, रिक्वेस्ट कर सकती है। अब रिक्वेस्ट करने का कुछ स्टेप है। तो सबसे पहले एक पब्लिक कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी रेगुलेटरी बॉडी है एक, ठीक है, जो किसका ध्यान रखती है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कंपनी उनको मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही, ठीक है, इन्वेस्टर्स के वेलबींग का ध्यान रखती है। तो सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई वी वांट, मी एज अ कंपनी वांट टू सब्सक्राइब कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो वो कैसे होता है भाई, ठीक है, तो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होती है हम उसके साथ जाते हैं और सेबी को नोटिस देते हैं कि वी वांट टू सब्सक्राइब कैपिटल। सेबी का अप्रूवल मिलने के बाद नेक्स्ट होता है एडवर्टाइज अबाउट योर आइडिया। मैं इसको प्रोस्पेक्टस को ऐसे बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंटेंशन है एज अ कंपनी कि आपको लोगों से पैसे चाहिए। पैसे आप कैसे ले सकते हो? अच्छा, आप शेयर्स इशू करके ले सकते हो या डायरेक्ट डिपॉजिट जिसे डिबेंचर्स बोलते हैं उसके थ्रू ले सकते हो पब्लिक से पैसा। तो अब आप प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे, ठीक है, यू विल फाइल प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सबसे पहले आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे, उसमें सारी रेलेवेंट डिटेल होगी कि कितना कैपिटल पब्लिक से चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, अगर डिबेंचर है तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने हैं, फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर्स की, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन होगा, किस तरीके से एप्लीकेशन मनी आएगा, किस तरीके से हम अलॉट करेंगे शेयर्स, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया 2 शेयर्स के लिए, ठीक है, अब वो 2 शेयर्स एज अ कंपनी हमने उनको अलॉट कर दिए। तो ये पूरा प्रोसेस उस प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। अब पब्लिक कंपनी के पास एक चॉइस होती है। चॉइस क्या होती है? दे कैन ऑल्सो इशू द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या है भाई? तो ज़रूरी नहीं है हर पब्लिक कंपनी जनता से पैसे इकट्ठे करती है, जनरल पब्लिक से कैपिटल मंगाती है। कुछ पब्लिक कंपनीज इनिशियल स्टेज में अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या बैंक से लोन लेके भी काम चला लेते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना होता है? उन्हें स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ठीक है, सेम एज द प्राइवेट कंपनी। उसके बाद क्या होगा? जब रजिस्ट्रार ने इस प्रोस्पेक्टस को ओके कर दिया तो उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स, बैंक जो भी आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पे कंपनी का जो बेसिकली बैंक है, ठीक है, जहाँ पर एप्लीकेशन मनी आएगा। एप्लीकेशन मनी मीन्स जो लोग इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उन्होंने जो पैसे भेजे होंगे वो इस बैंक अकाउंट में आएंगे, तो उसके लिए बैंकर हायर करना पड़ेगा। आप कैश में तो नहीं ले सकते ना। उसके बाद ब्रोकर। ब्रोकर कौन होते हैं? जैसे एक नाम आपने सुना होगा ज़ीरोधा, ठीक है, एंजल समथिंग समथिंग भी है। तो ये क्या होते हैं? ये ब्रोकर्स होते हैं, ये एडवर्टाइज़ करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बोलते हैं इसे। जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसे मांगते हो ना एज अ कंपनी, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र बोलते हैं। तो उसको एडवर्टाइज़ कौन करते हैं? ब्रोकर्स करते हैं। ब्रोकर अपॉइंट करना आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो करो, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो आपको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपको नहीं पता ना कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी थी
बेकिंग एंड को, ठीक है। ये एक कंपनी थी, इसने प्रोस्पेक्टस इशू किया और इसको लगा कि इसका 100%, चलो 100 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना तो कोई कंपनी सोच के नहीं चलती, मिनिमम 90% एप्लीकेशन नहीं पूरा हो पाएगा। मतलब 1 लाख रुपीज़, सपोज छोटा अमाउंट रखते हैं, 1 लाख रुपीज़ इसको चाहिए थे और इसको था कि एटलीस्ट 90,000 तो मेरे पास आ जाए, बट मुझे ना गट फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे विश्वास नहीं है कि पब्लिक 90% एप्लीकेशन करेगी ही करेगी। ऐसे में अंडर राइटर्स आते हैं, ठीक है, इन्हें कमीशन दी जाती है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन में जो कि 90% होता है, अगर इसमें जितना भी कमी रह जाता है उस कमी को फुलफ़िल करते हैं अंडर राइटर्स, ठीक है, और उसके बदले उन्हें मिलती है कमीशन। समझ में आया? तो इनको अपॉइंट करने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखा जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, 90% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, नॉट एप्लीकेशन, 90% ऑफ योर साइज ऑफ द इशू, ठीक है, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। मतलब अगर आप 1 लाख कैपिटल है तो इस 1 लाख का 90,000 एप्लीकेशन तो आपके पास आ ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जब आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स फ्रीली आपके शेयर्स को बाय एंड सेल कर सके, है ना। यही इसी के थ्रू अलॉटमेंट होती है। फिर होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफ़िल हो जाता है तो आप शेयर्स अलॉट कर देते हो जिन्होंने जितने भी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आपको दिया है, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो पाता, इन दैट केस अगर आपके पास अंडर राइटर्स भी नहीं है तो उस केस में क्या होता है, यू हैव टू गिव बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन अमाउंट, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशन आई थी सारी आपको रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या है, देखो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, सपोज ऐसे समझो कि एप्लीकेशन मनी, ऐसे लिख लेते हैं एप्लीकेशन मनी और यहाँ लिख लेते हैं हम अलॉटेड, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिख लिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन 10,000 शेयर के लिए आ गई, बट अलॉटमेंट नहीं, सब्सक्रिप्शन, इशूड शेयर्स, मतलब आपके पास टोटल शेयर्स थे 20,000, ठीक है, 50% हो गया तो ऐसे थोड़ी चलेगा, इसको कर दो 11,000, ठीक है। 10,000 की एप्लीकेशन आई तो आप 10,000 कैंडिडेट्स को 10,000 शेयर का पैसा जो भी आया है उनको उतने शेयर्स आप दे दोगे। बट कभी कभी क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, आपके पास 12,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आ गया, बट आपके पास इशूड शेयर कितने, मतलब आपने जो प्रोस्पेक्टस में शेयर्स बताए होंगे वो आपके पास 11,000 ही थे, तो ये 1,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। तो ये 1,000 एक्स्ट्रा जो आया है ना, इसको या तो आप रिटर्न कर सकते हो वापस, मतलब 1,000 शेयर्स का मनी इन्वेस्टर्स को वापस कर सकते हो, या आप इसको आगे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आप जैसे भी करना चाहो, ठीक है। इसको हम 12th में पढ़ते हैं, 12th में आते हैं कुछ कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी में, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो, दिस इज़ द स्टेप्स थ्रू विच वी रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के ये स्टेप्स होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, उसे हम कवर कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका
फिनिश हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, उस टॉपिक को रहने देते हैं। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग टॉपिक को कवर कर लेंगे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।